नमस्कार। फूल है, चंदन है और है अक्षत। आप सभी का सानिध्य कार्य का अभिनंदन और आपका पुनः स्वागत है आपके चहेते शो द सान्या पोइट्री शो में। और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट जुड़ी हुई हैं वो श्वेता श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। तो मैं चाहूंगी आप सभी उनका स्वागत करें। श्वेता जी, मैं चाहूंगी आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सारे श्रोताओं को दें, अपना परिचय दें। मैं श्वेता श्रीवास्तव गार्गी नाम से लिखती हूँ और लिखने के बारे में मैं ये कहूंगी कि मेरी लेखनी बहुत पुरानी नहीं है। 2-2.5 साल पहले से मैंने कोरोना में लिखना शुरू किया। उससे पहले मैं लिखती थी बचपन में, फिर छोड़ दिया था, फिर उसके बाद कोरोना में लिखा। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे पोएट बहुत अट्रैक्ट करते, पोएम्स बहुत अच्छी लगती थी, कविताएं। शायद यही रीजन रहा होगा जो मेरे अंदर ये पनपा। और उन्हीं कविताओं को सुनते सुनते, अंकिता सिंह को सुनते सुनते मुझे लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए। और वैसे पेशे से मैं एचआर कंसल्टेंट हूँ। कोरोना के बाद मेरा काम थोड़ा सा कम कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। लेकिन मैं और साथ ही साथ एक गृहिणी, हाउस वाइफ भी कह लो, होम मेकर भी कह लो, और बस एक प्यारा सा बेटा है मेरा। यही है मेरा छोटा सा परिचय। जी, बहुत ही प्यारा सा परिचय। हम आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। हम चाहेंगे उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहें, आप थोड़ा सा सुनाएं, फिर हम आपसे बातचीत के सिलसिला जारी रखेंगे। श्वेता जी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक कविता है ज्वालामुखी। मैं वहां से शुरू करूंगी। नारियों को के लिए ये लिखी थी, और ये मानवी करण अलंकार पे सुशोभित ये कविता है। कुछ यूं है कि आप लोग इसमें समझ पाएंगे कि मैंने ज्वालामुखी को कैसे औरत से रिलेट किया है। क्योंकि मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन है, तो उसमें यही होता है कि किसी भी चीज को हम मानव से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, आप सुनिएगा कि कैसी चिंगारी दहक रही, कैसी चिंगारी दहक रही, ये कौन सा कष्ट हृदय में समाया। सहनशीलता भी, सहनशीलता भी उबल पड़ी, ना जाने ज्वालामुखी तूने दिल में क्या राज छुपाया। सर्द हवाओं को भी, सर्द हवाओं को भी ये राज समझ ना पाया, ज्वालामुखी के अंतर मन में कितना दर्द समाया। धधक धधक उठी कोई लपटे, धधक धधक उठी कोई लपटे, जैसे सूरज आग बबूला हो आया। फटा है तेरा आज सीना, फटा है तेरा आज सीना, ना जाने तूने कितना राज छुपाया। फपक फपक तू सिसकियां लेती, फपक फपक तू सिसकियां लेती, ये कौन सा कष्ट हृदय में समाया। ना जाने कितना सहा है तूने, ना जाने कितना सहा है तूने, उफन कर जो बाहर आया। बनी आज तू एक चिंगारी, बनी आज तू एक चिंगारी, दूर तलक जाएगी। सताया है तुझको इतना जिसने, सताया है तुझको इतना जिसने, खूब मजा चखाएगी। दहक दहक तू दहक रही, दहक दहक तू दहक रही, मगर तू कितनी शयानी है। दहक दहक तू दहक रही, मगर तू कितनी सयानी है। ऊपर तेरे क्रोध का स्रोत, ऊपर तेरे क्रोध का स्रोत, और अंदर निर्मल पानी है। नारी के कोमल मन में, नारी के अंतर मन में ऐसी ही एक गहराई है, पावन निर्मल सरिता जैसी, पावन निर्मल सरिता जैसी, फूट पड़ी चिंगारी है, फूट पड़ी चिंगारी। बेहद शुक्रिया। जैसे कि आपने शुरुआत की थी, आपने पहले ही कहा था कि आप एक नारी और एक ज्वालक को जो आपने जो तुलना की है, जो तुलना है वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप जिस तरीके से बोल रहे थे, कहीं ना कहीं इसको हर एक नारी ना
उससे जुड़ जाएगी, क्योंकि ये वास्तविक सच है। जैसे आपने कहा कि दहक-दहक के, तो वास्तव में नारियाँ भी हर कुछ बोलते हैं ना, बहुत सहनशीलता के साथ हर चीज़ को सहन करती हैं, लेकिन जब किसी चीज़ की बोलते हैं ना, जैसे ज्वाला होती है, जब अति हो जाती है बिल्कुल, तब जाके वो एकदम ज्वाला का रूप लेती है। तो ऐसे ही जो आपने नारी की तुलना की, वाक़ई बहुत प्रशंसनीय है वो। और जितनी भी नारी नहीं, जितने भी लोग इस चीज़ को सुनेंगे, जितने भी श्रोता इस चीज़ को सुनेंगे, वो इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँगे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं ना कि तुम मतलब आपने जैसे बताया कि नारियाँ क्या करती हैं, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण पेश करेगा कि नारियों को समझना है, तो इसको जान लो। बहुत ही प्रशंसनीय कविता। हम आपसे पुनः कविता सुनेंगे। एक छोटा-सा सवाल, जैसे आपने इतनी अच्छी कविता लिखी, हर एक लेखक का, हर एक लेखिका का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। आपके जीवन में कौन है जो आपका प्रेरणा स्रोत रहा है अभी तक? मैंने बताया ना, अंकिता सिंह की प्रेम वाली कविताएं मुझे बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता था उन्हें सुनना। बहुत अच्छा, मतलब मैं अक्सर ही लॉकडाउन के वक्त ही मैंने बताया ना लिखना, उस वक्त मैं अक्सर अपने म्यूजिक सिस्टम पे उनकी कविताएं लगा लेती थी और सुनती रहती थी। और मैंने आपको जैसे बताया कि बचपन में मैंने 2-4 कविताएँ लिखी थी, उसके बाद छोड़ दिया था, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये सब तो मैं भी ट्राई करूँ, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति भरा हुआ जी, है। तो बस वहीं से लगा कि हाँ, नहीं, चलो लिखते हैं। और अंकिता सिंह सच बहुत प्रभाव, उनका मतलब जो बोलने का स्टाइल है, वो जो गा के पढ़ती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते ही नहीं है कि कहीं न कहीं से कोई ऐसा होता है जो आपको लगता है कि, फिर मैंने कहा कि नहीं, लिखना चाहिए। मुझे लगा कि वो एक इंजीनियर हो करके अपना टाइम लिखा करके लिख रही हैं, शो में जा रही है, तो हम लोग तो फिर भी लिख सकते हैं। जी, जी। तो जैसा कि आपने बताया, आपकी अंकिता सिंह जी एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। साथ में ये कहना गलत नहीं होगा, और ये उदाहरण है, जो लोग कहते हैं कि कोरोना के टाइम पे ना लोग कहते हैं कि बोरियत, माना बोरियत भी थी, लेकिन उसमें से कई उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने, कई लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने खुद को निखारा है। उसमें से एक शख्सियत आज हमारे बीच है, जिनका नाम श्वेता जी है, जो आपके सभी समक्ष पढ़ रही हैं, और वाक़ई आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। श्वेता जी, जब मैं आज आपके मतलब, मुझे तो आपके वैसे भी आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज जब मैं आपकी आईडी ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, आप हर अलंकार पे, हर विषय पे लिखती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, जैसे आज के समय पे युवा पीढ़ी प्रेम जैसे ये मुद्दा ही बहुत ऐसा मुद्दा, ये प्रेम ना सामाजिक मुद्दा हो गया है। व्यक्तिगत ना रह के सामाजिक मुद्दा। तो आपकी कोई ऐसी कविता या कुछ जो आप अपनी कविता के माध्यम से लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहें कि वाक़ई प्रेम क्या है? श्वेता जी? जी, मैं प्रेम पे बहुत लिखती हूँ। मैं आपके समक्ष एक गज़ल रखती हूँ और जी, गाऊँगी, क्योंकि मेरी आवाज़ उतनी, मेरी मतलब सिंगिंग क्वालिटी मेरे में है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सुनाती हूँ एक ख़याल, ठीक है? वो जी, स्वागत है। बहुत पसंद, और मैं शुरू कर दीजिएगा। एक्चुअली मेरे मोबाइल में है ना थोड़ा-सा, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, मुझे याद नहीं रहता है पूरी तरह से, ये मेरे में कमी है एक। ये कमी नहीं, अच्छी बात है। अच्छे लेखकों की ये पहचान होती है, कोई बात नहीं। बस 1 सेकंड दीजिए। जी, 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 बिल्कुल। जब तक श्वेता जी प्रेम की कविता, यानी प्रेम क्या है, हम सभी को समझाती हैं, हमारे श्रोतागण जितने भी जुड़े हैं, मैं चाहूंगी आप सब भी अपनी टिप्पणियां हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके लिए प्रेम क्या है, आप हमें ये बता सकते हैं। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं दुनिया में हर लोग, हर मतलब कहते हैं ना, हर समस्या वही होती है, लेकिन निदान सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम सबके नजरिए अलग अलग होते हैं। तो प्रेम ये आपकी नजरिया में क्या है, आप हम तक पहुंचाएं। बहुत ही, जब तक हम श्वेता जी को सुनेंगे और जानेंगे श्वेता जी की नजर से प्रेम क्या है। चलिए मैं सुनाती हूँ। जी, 1 सेकंड। श्वेता जी, स्वागत है आपका।
क्या हो गया आज? हाँ। जब तक जी है, स्वागत है। कश्मकश है ये कैसी, बताना मुश्किल है। तो करार हो तुम, दिलो करार हो तुम, ये जताना मुश्किल है। अरमाए दिल फिर मचले हैं आज न जाने क्यों। अरमाए दिल फिर मचले हैं आज न जाने क्यों। भरे अंजुमन में तुम्हें सीने से लगाना मुश्किल है। और बातें करते हैं वो किसी और से, बातें करते हैं वो किसी और से, और निगाहें होती हमारी ओर। उफ, कत्ल करती ये अदा उनकी, उफ कत्ल करती ये अदा उनकी, समझाना मुश्किल है। और एक शेर है, पूरा सुनिएगा। सिलवटे मेरे बिस्तर की, सिलवटे मेरे बिस्तर की, सुनाती मोहब्बतें दास्तां। यादों में कैसे कटी रातें, यादों में तेरे कैसे कटी रातें, ये जताना मुश्किल है। और मोहब्बत चीज है क्या, ना समझ पाया ये जमाना। मोहब्बत चीज है क्या, ना समझ पाया ये जमाना। ये वो दौलत है, ये वो दौलत है जिसे हर किसी को पाना मुश्किल है। और गमे हिजरत, गमे हिजरत जिसे सहना पड़े मोहब्बत में यहाँ। गमे हिजरत जिसे सहना पड़े मोहब्बत में यहाँ, टूटे दिल को फिर हंसाना मुश्किल है। ये इश्क है आग का दरिया जनाब, ये इश्क है आग का दरिया जनाब। समझेगा इश्के जज्बात ये जमाना मुश्किल है। और ये मोहब्बत है प्यार का नगमा, ये मोहब्बत है प्यार का नगमा। गाकर इसे फिर गुनगुनाना मुश्किल है। और होती है यहाँ कहानियां हर किसी की कोई न कोई, होती है यहाँ कहानियां हर किसी की कोई न कोई। बज़्म में इश्के फसाना सुनाना मुश्किल है। और एकाश सदाए मोहब्बत सुनकर वो समझ पाते, एकाश सदाए मोहब्बत सुनकर वो समझ पाते। धड़कनों सा, धड़कनों सा कहाँ कोई मिलता तराना मुश्किल है। और रहती है गार्गी कहीं और ढूंढती तुझे हर वक्त। रहती है गार्गी कहीं और ढूंढती तुझे हर वक्त। दिल की ये कैसी पहेली है, दिल की ये कैसी पहेली है जिसे सुलझाना मुश्किल है, मुश्किल है। जी बेहद शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और वाकई जिस तरीके से आपने प्रेम का वर्णन किया है, मतलब जैसे आप पढ़ रहे थे गजल का हर एक मुक्तदर, मतलब एक प्रेम की ना एक एक चीज जैसे आपने बताई कि वाकई ऐसे ही होता है कि मतलब होता है ना, जैसे आपने भी लास्ट जो अंतिम वन पढ़ा, अंतिम में आपने यही कहा कि मतलब दूर रहते कहीं है दूर। तो प्रेम बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है। मतलब कहते हैं ना कि बात तुमसे करना नहीं है, लेकिन बात फिर भी तुम्हारी ही करनी है। जैसे बहुत प्यारा सा एहसास जो आपने प्रेम क्या है ये युवा पीढ़ी को समझाया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। हम वाकई आपकी कविता जो थी प्रेम की गजल बहुत अच्छी आपने पढ़ी। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे आज के टाइम पे प्रेम, क्योंकि हम आज आप एक लेखिका के रूप में यहाँ हमारे अतिथि बनकर आई हैं। आज के टाइम पे आज के दौर में बहुत सारे नए नए लेखक और लेखिका भी प्रेम मतलब मुद्दा ऐसा हो गया, मैंने पहले ही कहा था कि ये व्यक्तित्व ना हो कि सामाजिक मुद्दा हो गया है। तो एक एक छोटी सी आप जो सलाह कहना चाहेंगे, जैसे जो आज की युवा पीढ़ी लिख रही है, हमारे छोटे भाई बहन लोग सब लिख रहे हैं, एक छोटी सी सलाह उनको क्या देना चाहेंगी इस मंच से कि वो कैसे अपने आप को निखारें, कैसे वो लिख सकते हैं? तो श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। लिखने के लिए सबसे पहले तो आप पढ़ें, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जी शब्द कुछ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जब हम लिखते हैं ना। एक्चुअली हम लोग अब उस सोसाइटी में, उस समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं जहाँ अंग्रेजी माध्यम बहुत ज्यादा लोकप्रिय माना जा रहा है। बातचीत की भाषा मानी जा रही है। हिंदी जी लोगों की दिमाग से निकलने लगा है। तो हिंदी में क्या होता है, जब हम भाषा को उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी
जब हम उसके अर्थ जानेंगे ना, तो हमें लिखने में बहुत ज्यादा फिर तो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमारे शब्दकोश का ज्ञान होगा। फिर उसके बाद है, अगर आप प्रेम लिखते हो तो प्रेम में अपनी वो भावनाओं डालो, वो फीलिंग डालो कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा, मैं ये जैसे मैंने कई बार कविताएं लिखी तो उसमें राधा कृष्ण भी लिखा, मैं आपको सुनाऊंगी वो भी। वो सारी कविताएं ऐसी होती, मैं वहां पे मीरा की भक्ति पे भी चली जाती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो ऐसी हैं तो क्यों। तो जब आप लिखते हो ना तो उस जगह पहुंचो। आप नारी प्रधान लिख रहे हो तो उसमें लिखो कि आप क्या क्या कष्ट सहती हैं नारियां, आप सोचो। जब आप वो चीज सोचोगे ना, मैंने एक रचना लिखी द्रौपदी, तो इस तरह की रचनाएं जो है मैंने उसमें लिखा, द्रौपदी ने क्या क्या सहा उसके बारे में लिखा। तो ऐसे होता क्या है ना, जब हम इस तरह की रचनाएं लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, वो फीलिंग, भावनाओं को डालो। बहुत ज्यादा लयबद्ध ना हो, शुरुआत में होगी प्रॉब्लम, लयबद्ध नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी फीलिंग जो है ना, आपकी भावनाएं, आपके भाव अच्छे रहेंगे, आपके शब्द अच्छे रहेंगे, तो उसे पढ़ने में आप मजा, फिर आप लिखते रहोगे तो आपका लयबद्ध भी होगी कविताएं। आपको बहुत चीजें, अभी मैं भी सीख रही हूँ, मैं सिखाने के लिए अभी तो बहुत मुझे अपने आप को छोटी मानती हूँ, लेकिन जहां तक मुझे जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, तो केवल यही है कि आप पहले पढ़ो, उसके बाद लिखो। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज होगी, उतना आपको sorry, ज्ञान अर्जित कर पाओगे, उसी हिसाब से आप लिखोगे। फिर तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना हुँ, जरूरी है सामने वाले को वो क्या कहना जी, चाहिए। और फिर आप अगर कुछ भी लिखते हो, कोई भी टॉपिक लिखते हो, तो उसमें वो फीलिंग डालो कि अगर मैं उसकी जगह होती या होता तो क्या। जी। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है और इस मंच से ये बहुत अच्छी सीख हम सभी को मिली है और वैसे भी कहा जाता है कि जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप सुनते हैं, जैसा कहते हैं ना, जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वैसे ही आपका आचरण हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा अपने आप को जो भी साहित्य के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, तो अपने आप को साहित्य क्षेत्र से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है साहित्य को पढ़ना और सुनना, क्योंकि आप जितना सुनेंगे उतना ही अपने आप को निखारेंगे। हम पुनः श्वेता जी की तरफ जाएंगे। श्वेता जी, आपने अभी-अभी नाम आपने बताया, आप राधा कृष्ण पर भी लिखती हैं, आपने द्रौपदी भी लिखी है। मैं देख पा रही हूँ लोगों की राधा कृष्ण तो नाम आता है और लोग ऐसे खुश हो जाते हैं। मैं चाहूंगी अगर आप हमें आपकी रचना राधा कृष्ण की भी कोई रचना अगर हम सभी को सुना सके। हाँ जी, बिल्कुल, मैं एक संवाद सुनाऊंगी, पहले राधा कृष्ण पे सुनाऊंगी, फिर कृष्ण रुक्मणी पे सुनाऊंगी। जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। जी। स्टार्ट करते हैं राधा संवाद से। कि राधा कृष्ण से कहती हैं कि श्याम मोहन ओ छलिया गिरधारी, श्याम मोहन ओ छलिया गिरधारी, पूछ रही है तुझसे तेरी राधा प्यारी। कहते हो कहते हो तुम ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, कहते हो तुम ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, फिर क्यों तुम्हारा बावरा मन इधर उधर भटकता है। कभी इस गोपी संग तो कभी उस गोपी संग रास रचाए, कभी इस गोपी संग तो कभी उस गोपी संग रास रचाए, वृंदावन की हर गली में तेरा दिल भटकता जाए। काहे तू ऐसा हर जाए, करता इतनी रुसवाई, काहे मेरा दिल दुखाए, काहे तू ये समझ न पाए। देखो देखे जो किसी और को तो दिल ये तड़पता जाए। काहे ओरे छलिया, काहे ओरे छलिया, तू कहीं और रास रचाए। सुनकर राधे की बात, सुनकर राधे की बात कान्हा मुस्काए, बोले राधे तू मेरे जीवन संगीत, तू ही मेरा सच्चा मीत, तू मेरा जीवन संगीत, तू मेरा सच्चा मनमीत, तुम ही मेरी चाहत और तुम ही मेरा प्रीत। बसती हो कुछ इस दिल में ऐसी, बसती हो कुछ इस दिल में जैसे हो जीवन संगीत। देखो तुम्हें मैंने कहाँ स्थान दिया है, देखो तुम्हें मैंने कहाँ स्थान दिया है, खुद के नाम से पहले मैंने तेरा नाम लिया है, राधे श्याम। तो अब कृष्ण से रुक्मणी बोलती हैं कि श्याम मोहन मेरे गिरधारी,
श्याम मोहन मेरे गिरधारी, प्रीत के रंगों में मैं भी रंगी तुम्हारी। अग्नि के 7 फेरे लिए, अग्नि के 7 फेरे लिए, कहने को हमसफर है ये अर्धांगिनी तुम्हारी। फिर क्यों तेरे दिल में लिखा राधे का नाम है, फिर क्यों तेरे दिल में लिखा राधे का नाम है, ये कौन सा तूने दुनिया को दिया पैगाम है। कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण मुस्कुराए बोले मेरी प्यारी, हाँ तुम हो मेरी नारी। मगर चीर कर देखो इस दिल को, मगर चीर कर देखो इस दिल को, इसमें बसती है राधा प्यारी। राधे मेरी आत्मा से बंधी एक डोर है, इस इश्क का ना कोई और ना कोई छोर है। ना समझ पाओगी ये प्यार, ना समझ पाओगी ये प्यार, ढाई आखर में बंधा है ये सारा संसार। राधे संग मैं रंगा, राधे रंग मैं रंगा, तभी तो दुनिया ने राधे श्याम कहा। मुस्कुराई रुक्मणी, मुस्कुराई रुक्मणी, बोली हे नाथ मैं समझ गई आपकी बात। आपकी प्रीत है राधे, सच्चा मनमीत है राधे, सच्चा मनमीत है राधे। राधे श्याम जी, बेहद शुक्रिया। अ, बहुत ही प्यारा सा संवाद आपने पढ़ा जैसे राधा। और ये पता है अक्सर होता है ये चीजें जो होती है ना, जैसे राधा कृष्ण और कृष्ण रुक्मणी जी का मतलब ये हमेशा ना ऐसे जो कहते हैं संवाद ही कहना चाहिए या बात कहनी चाहिए चली आती है। तो इसके लिए ना जैसे तो आपने खुद ही बोला कि कृष्ण राधा जी को इश्क का प्रमाण कुछ यूं मिला, मतलब इश्क का जो इनाम मिला कि आज भी जग ना कृष्ण के पहले राधा का नाम लेता है। और ये वाकई मतलब कहते हैं ना कि वो प्रेम समझाने आए थे। और जैसे कि हम अभी प्रेम के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, युवा पीढ़ी को हम प्रेम बता रहे थे, आज की युवा पीढ़ी को ये बहुत जरूरत है जानने की कि अगर पाना ही इश्क होता ना, अगर सब कुछ पाना ही इश्क होता ना, तो राधा के पहले श्याम मतलब कहते हैं ना कृष्ण के पहले कभी राधा का नाम नहीं होता। तो ऐसी चीजें हैं जो हम सभी को समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। प्रेम मतलब है निस्वार्थ भाव से आप किसी के हो जाओ, मतलब ना कोई उम्मीद ना कुछ, बस ना आपको उम्मीद है कि वो आपको आके वही प्रेम देगा, ना आप किसी चीज की जग से उम्मीद करो। निस्वार्थ भाव से आप जिससे जुड़ जाओ वही तो वास्तविक प्रेम है। तो मैं चाहूंगी कि युवा पीढ़ी इस चीज को जाने, आज की हमारी युवा पीढ़ी। और बात की जाए रुक्मणी और कृष्ण जी की, तो जरूर कहते हैं कि राधा जी का नाम जरूर लिया जाता है। तो एक ऐसी एक संवाद संवाद भी हुआ था, और कहते हैं एक बहुत अच्छी कवित्री हमारी जो साहित्य के क्षेत्र की है अनामिक अंबर जी, उन्होंने भी बहुत प्यारी सी रचना इस चीज पे लिखी हुई है कि रुक्मणी जी को शिकायत नहीं है कि जब राधा कृष्ण बोलता है, उन्हें बस शिकायत इतनी सी थी कि राधा कृष्ण के साथ रुक्मणी कृष्ण का नाम भी लिया जाए। तो ये बहुत प्यारा सा संवाद है कि मतलब, और भगवान ने वाकई मतलब दोनों जगह हमारे कृष्ण जी ने दोनों जगह यही साबित किया। देखिए राधा जी के साथ उन्होंने बताया कि निस्वार्थ प्रेम आप जिससे करते हो उससे हृदय से आप जुड़ जाते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। रुक्मणी जी के साथ जब वो बंधे तो ऐसा नहीं है उन्होंने वहां फर्ज नहीं निभाए, ये हम सभी यहाँ आके ना गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भी फर्ज निभाने में कुछ भी गलती की है, वो जिसके साथ रहे पूर्ण रूप से उसके साथ होकर रहे हैं। तो ये छोटी सी बात है, मतलब छोटी सी कहने को है लेकिन बहुत गहरी बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। और आपने जैसे कि श्वेता जी पढ़ा, मतलब एक बहुत प्यारा सा संवाद, ऐसा लग रहा था राधा कृष्ण जी को रुक्मणी कृष्ण जी को हम साक्षात सुन पा रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा संवाद आपका। और जिस तरीके से आपने इतने कम शब्दों में इतना गहरा आंसर दिया, जैसे कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को बताया कि चीर कर देखो, जो आपकी लाइन मतलब जो आपकी मुक्तल की लाइन थी, मतलब बहुत ही प्यारा। और मैं चाहूंगी ये कविता ना सभी युवा पीढ़ी के साथ साथ ये जग पढ़े इस कविता को और समझे, क्योंकि अक्सर ये लड़ाइयां होती रहती हैं राधा कृष्ण रुक्मणी कृष्ण, बट जिस तरीके से आपने कृष्ण जी की प्रतिनिधि बनकर, मतलब मैं यही कहूंगी क्योंकि अभी आप कृष्ण जी को भी पढ़ रहे थे, जो आपने उत्तर दिया इस जग को, बहुत ही सुंदर उत्तर, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही गहरी बात आपने कह दी है। बेहद शुक्रिया आपका। बहुत मैं आपके लिए एक चीज बोलूंगी, आप बहुत प्यारी एंकर है। मतलब मैं सबको दर्शकों को बताऊंगी, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, ये डायरेक्ट लाइव चल रहा है।
क्योंकि जनरली शोज में ऐसा होता है कि पहले 10, 15, 20 मिनट एक दूसरे को जानना ज़रूरी होता है, लेकिन ये पहले से क्या नहीं पढ़ रहा, लेकिन एकदम से बातें आ रही है और एकदम से निकल रहा है, तो आप बहुत प्यारी एंकर, वो बहुत प्यारी। बस आप सभी का प्यार है, हम आपके साथ वापस से जुड़ेंगे। अच्छा श्वेता जी, एक चीज़ और, जैसे कि अभी हमने युवा पीढ़ी की बात की, वैसे हम चाहते हैं आपके साथ हमारा ये शो यूं ही चलता रहे, पर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जो भी लेखक लेखिका हमारे साथ जुड़ते हैं, हम चाहते हैं इस मंच से एक समाज को एक वो सीख दे के जाए, कोई भी मुद्दा हो, आपकी ऐसी रचना जो आप अभी इस समय चाहते हैं कि मतलब ऐसा कोई सीख या रचना, क्योंकि हर रचना एक लेखक की लेखिका की खुद में ही सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन उससे भी एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं आज आपसे लोग यहाँ से सीख कर जाएं और ये जग जाने, तो वो आपकी कौन सी रचना होगी, हम जरूर सुनना चाहेंगे श्वेता जी आपसे। मैं नारी प्रधान लिखती हूँ, तो इसमें मैंने एक जी मैसेज दिया है। एक मेरी रचना है द्रौपदी, जो मुझे जी पर्सनली बहुत, मतलब एक होता है ना जी कि जी एक को अपनी कौन सी रचना पसंद है, जी जी तो जी कभी तो मुझे ये अपनी रचना बहुत पसंद है, और पता नहीं मुझे आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, लेकिन इसमें जो लास्ट में एक सीख है ना, वो पूरी कविता सुनने के बाद आपको पता चलेगा। अच्छा, ये श्लेष अलंकार से सुशोभित मेरी कविता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ड के जितनी बार यूज होगा उसके मीनिंग बदल जाते हैं। तो मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर रही हूँ, कुमुद, उसकी मैं मीनिंग अर्थ बताते चलूंगी ताकि जी आप जी लोग जी की आसानी हो। तो कुमुद यानी कमल, कुमुद से नैन, कुमुद यानी चांदी, कुमुद सा वर्ण, कुमुद यानी चंद्रमा, कुमुद सा चेहरा, मृदुभाषी रूपवान रूपमती जैसे हो रागनी, कुमुद से नैन, कुमुद सा वर्ण, कुमुद सा चेहरा, मृदुभाषी रूपवान रूपमती जैसे हो रागिनी, कुमुद अर्थात संगीत की तान, कुमित की वाणी, मन मोहिनी, अति आकर्षक दामिनी, लगा बाजी बोल दिया, लगाकर बाजी बोल दिया, जो भेजते इस नील के नैन, बनूं मैं उसकी अर्धांगिनी, नेत्र भेद मत्स्य, मत्स्य भी मछली को बोलते हैं, नेत्र भेद मत्स्य का अर्जुन ने लिया स्वयंवर जीत, थाम कर हाथी, थाम कर हाथ द्रौपदी का, माँ से बोला, माँ लाया हूँ एक चीज, भेद अर्थात साज, भेद यह समझ न पाई, माँ बोली मेरे लाल, भेद यह समझ न पाई, माँ बोली मेरे लाल, लाया है जो उसे बांट ले भाइयों के साथ, नारी के कोमल मन को, नारी के कोमल मन को ये कैसा आघात मिला, लाया था जिसे एक ने ब्याह के 5 पतियों का साथ मिला, देनी पड़ी कड़ी परीक्षा, देनी पड़ी कड़ी परीक्षा, उस सुंदरी को हर मोड़ पर, दाव खेला पांडवों ने, हार गए उसकी लाल जुए पर, हुआ सभा में चीर हरण, हुआ सभा में चीर हरण, पत्थर की मूरत बन सब देख रहे, गुहार लगाती वो न जाने कितने, बुत बन सब सुन रहे, फपक फपक सिसकियां लेती, फपक फपक सिसकियां लेती, करती वो कान्हा को याद, श्यामा श्यामा रटते रटते, श्यामा श्यामा रटते रटते, फूट पड़े असवन के धार, किया बांसुरी वाले ने, किया बांसुरी वाले ने फिर कुछ यूं चमत्कार, बढ़ाकर चीर को बचा ली पंचाली की रात, इतिहास भी ये बार बार, इतिहास भी ये बार बार हमको सिखाता है, जहां न होता नारी का सम्मान, महाभारत वहां हो जाता है, महाभारत हो जाता है। तो मैं सिर्फ अपने दर्शकों से या जो भी लोग हैं, जो भी जुड़े हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो औरतों का रिस्पेक्ट करे रे, चाहे वो भ्रूण हत्या से लेकर चाहे वो बलात्कार या कहीं भी छेड़खानी, कृपया आप समझे कि वो कोई सामान या वस्तु नहीं है। जब जब औरत को वस्तु समझने ली जाता है, तो उसके साथ अत्याचार होता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे कुछ भी हो, कि कोई भी लड़की वस्तु नहीं है, वो भी अपने माँ बाप के दिल का टुकड़ा, तो प्लीज उसको वस्तु समझकर कोई भी ऐसा गलत काम ना करें
कि वो फिर काली का रूप लेने पे उतर आए। जी, बहुत ही प्यारी सी कविता, मैं तो अभी भी मतलब जिस तरीके से आपने इस कविता को पढ़ा है, मतलब कहते हैं ना, पढ़ते तो सभी हैं, सुनाते तो सभी हैं, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप अपने श्रोताओं को कल्पना करने पर मजबूर कर दें, वही एक अच्छा कवि और कवित्री होता है। तो जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे कुमुद का, जो जैसे आपने विवरण किया, तो मैं उस चीज़ को सोच पा रही थी कि मतलब कैसी द्रौपदी जी होंगी, और वाक़ई जो आपने एक संदेश दिया है कि नारी किसी से कमज़ोर नहीं है, अगर नारी दुर्गा है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, तो नारी काली भी है। ये सबको याद रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो श्वेता जी आपने बताई, और जो हम सभी को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए, कि नारी कोई वस्तु नहीं है, और जिसने नारी को वस्तु समझा है, चाहे फिर वो महाभारत रही हो, चाहे रामायण रही हो, उसका अंत एक ही हुआ है, वो पतन ही लेकर गई है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज हमारे पास समय, बहुत समय की थोड़ी-सी, कहते हैं ना, आपके साथ तो हम चाहते हैं कि ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे, पर समय की थोड़ी-सी कमी होने के कारण हम आपसे मतलब पुनः जुड़ने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखती है श्वेता जी। बहुत मज़ा आया आपको सुनकर, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लोग कहते हैं शिव, शिव में जब ई की मात्रा लगती है, तब जाके वो शिव की शक्ति बनती है, नहीं तो शिव भी सती के बिना, शक्ति के बिना शव है। इसलिए नारियों का सम्मान करें, और नारी कोई वस्तु नहीं है, या कोई कि हाँ ठीक है, आप सम्मान ये सोचकर नहीं कीजिए कि वो तरस खाकर, वो सम्मान बिल्कुल हकदार है उस सम्मान की, क्योंकि उन्हीं से सृष्टि का संचार है। तो सभी नारियों को मेरा नमन है। श्वेता जी, आपको मेरा नमन है। आपने इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ पढ़ी, और मेरे श्रोताओं को बताना चाहती हूँ, हमारी स्क्रीन पर श्वेता जी की यूट्यूब आईडी भी मेंशन है। आप उनसे जुड़ना चाहें, उनकी रचनाएँ सुनना चाहें, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। पुनः श्वेता जी, आपका ढेर सारा आभार कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमें इतना अच्छा समय दिया, और आपके भविष्य की उज्जवल का ये मंच आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता है। और इसी के साथ रोशन भैया का भी शुक्रिया, कि वो हमेशा कहते हैं ना, कोई भी चीज़ सक्सेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है जो चेहरे सामने हो उन्हीं की मेहनत लगती हो। कई बार लोग पीछे रहकर भी काम करते, तो मैं मेरे बड़े भाई समान रोशन भैया का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि कि मैं शो को चलाऊँ। तो रोशन भैया, आपका भी ढेर-ढेर सारा आभार। और इसी के साथ हम हमारे शो का यहीं विदा लेने का मन नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा। हम पुनः आप सभी से लौटेंगे, और पुनः आप सभी का ढेर-ढेर सारा आभार, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे-राधे।